So start करते हैं. Today's session is about getting your dream software developer job. And I'll introduce myself. My name is Shubham, and I am currently working as a software engineer at Microsoft. And I'm working in a team called Mixer. So it is essentially a video game streaming platform. And before that, I was working as a software developer in Expedia since last two years. And overall, I have an experience of 4 years in the industry of software development. And before that, I passed my engineering from HPTI Kanpur from CS branch. So this is all about me. And in today's session, I was thinking to cover all of the things that I have learned in my entire journey of 4 years, and how I understood things and learned things which are helpful to crack a job interview and to get your dream job. What is the series of steps that you should follow and everyone should follow in order to get a job at their dream. So over the past couple of years, there are some steps that I have developed, and basically ये सारे steps जो भी हैं ये सब मेरे experience या फिर जो भी जितने भी job interviews मैंने दिए हैं उसमें मुझे help करते थे. तो वो सारे steps की लिस्ट एक समराइज मैंने की है और हम कोशिश करेंगे कि आज इस सेशन में वो सारे स्टेप्स कवर करें. और एट द लास्ट आई विल टेक योर क्वेश्चंस, एंड इफ आई मिस समथिंग यू कैन आस्क मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो. सो the next slide. So this is essentially the summary of what I have learned so far. So ये सारे steps थे जो मैं हर बार कोई भी जॉब इंटरव्यू से पहले या फॉलो करता था. तो उसमें अगर हम समराइज करें तो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स थे. द फर्स्ट इज द माइंडसेट, सेकंड इज स्किल सेट. इसमें हमारे आ जाएंगे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो भी जॉब्स होती हैं हमारी, तो उसके लिए कुछ स्किल्स जो हर किसी को आनी चाहिए वो होती हैं कोडिंग स्किल्स, सिस्टम डिजाइन स्किल्स, बिहेवियरल या सॉफ्ट स्किल्स और इंटरव्यूइंग स्किल्स. तो हम सारे टॉपिक्स पे कुछ कुछ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कवर करने के वो सारे टॉपिक्स, और एट द एंड वी विल टेक योर क्वेश्चंस. एंड द थर्ड स्टेप इज द गेम प्लान. इन द गेम प्लान बेसिकली इफ यू हैव अचीव्ड ऑल दीज स्किल्स, आपके पास अच्छी कोडिंग स्किल्स हैं, आपके पास अच्छे सिस्टम डिजाइन स्किल्स हैं, आपके पास अच्छे सॉफ्ट स्किल्स हैं, इंटरव्यूइंग भी आपने अच्छे से कर लिए, तो नाउ हाउ डू यू गो इनटू द गेम, हाउ डू यू विन द गेम. तो उसके लिए जो गेम प्लान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सीवी. और सेकंड चीज जो हम कवर करेंगे वो है कि हाउ टू गेट अपॉर्चुनिटीज. अब आपके पास सीवी भी अच्छा है तो आप कैसे अप्रोच करो कंपनीज को, कैसे अपनी जॉब गेनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाओ. तो वो सारी चीजें हम स्टेप 3 में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टार्ट करने के लिए मैं सारे टॉपिक्स पे एक बार जाऊंगा, कुछ कुछ चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा. एंड प्लीज यूज द प्लेटफॉर्म टू राइट योर क्वेश्चन, सो एट द एंड वी कैन गेट इट. तो जो फर्स्ट चीज है जो आई ऑलवेज यूज टू डू इज दैट की माइंडसेट. तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज स्टेप नंबर 1. बिकॉज जो अच्छी या फिर बड़ी बिग 4 कंपनीज जो हम बोलते हैं उन कंपनीज में जॉब लेने का तरीका हमारे लिए एज अ अर्ली स्टेज in software development industry, it is very time taking process and it requires a lot of skills also. तो ये mindset इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम एक ना एक पॉइंट पे हम जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हमारी जो जर्नी होगी प्रिपरेशन की, उसमें हमें लगेगा एक ना एक पॉइंट पे कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब, या फिर इतना टाइम हो गया कुछ हो नहीं रहा, तो हाउ डू वी परसिवियर, कैसे हम कंटिन्यू करें. तो उसके लिए ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कि यू हैव टू हैव अ clear understanding of why you are doing, why you are pursuing what you are pursuing, and this reason will help you at that point of time when you want to quit. So at that point of time you have to remember कि why you started. तो ये जो पहला स्टेप है, जब तक ये क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगी कि आप क्या एक्चुअली अचीव करना चाह रहे हो, क्या आपका गोल है, किस कंपनी में जाना चाहते हो, किस पोजीशन पे जाना चाहते हो, कब तक जाना चाहते हो, वो सारी चीजें, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एज अ बिलीफ आपके पास सबसे पहले होना चाहिए.
एंड दिस आई बिलीव दिस इज, अभी आपको शायद लगेगा कि इतना जरूरी नहीं है, बट अगर 6 महीने 7 महीने बाद भी आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो उस पॉइंट पे आपको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है. यू डोंट हैव टू क्विट, एंड उसके लिए ये माइंडसेट आपका शुरू से ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. रीजन कुछ भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए होता है कि किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ प्रूव करना होता है, किसी को पैसे कमाना होता है. तो वो सारे रीजंस, जो भी आपका रीजन है, वो एक बहुत ही अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सेकेंड पार्ट, इसको अचीव बहुत ही ज्यादा टाइम दे करके हमें करना चाहिए. तो मतलब द बेस्ट वे टू डू इट इज टू गिव इट टाइम. एंड how we can do this is by being focused. So the first thing that I have written is that कि be focused. तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपने डिसाइड किया है स्टेप नंबर 1 में कि this is what you want to achieve, तो focus all your energy in that direction. Don't be in focus से मेरा मतलब है कि जो भी आपके आसपास की चीजें चल रही है, for some time maybe you will have to lose control on those things and just focus on your goal, just to build a routine for a couple of days. The second thing is how you can get into this shape, get into this mindset, is by surrounding yourself with people which have the same goals as you have, which have the same interests that you have. तो उन लोगों से आप अगर surround करोगे तो you will also be, so they say कि you are the average of 5 persons you surround yourself with. तो आप भी उस आइडियोलॉजी पे बढ़ते चले जाओगे आगे, और आपका माइंडसेट भी वैसे ही डेवलप होता जाएगा जैसे कि आपने अपने आप को जिन तरह के लोगों से सराउंड कर रखा है. Third way is to have a mentor or a source that motivates you. Basically, it can be a book, a YouTube channel, a podcast, a song, whatever that inspires you. So this is very important to get you in a mind state that no matter what happens, this is what you have started and you have to put an end to this. So this mindset is very much required. And with this mindset, एक चीज होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर जैसे हम में से काफी सारे लोग आप में से 3rd ईयर में होंगे और फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे होंगे, और अभी हो सकता है आपको कुछ भी नहीं आता. तो अगर ऐसे भी लोग हैं तो उनको अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो 1% भी बेटर होते जाएंगे एवरी डे, तो इन 365 डेज दे विल बी 37.78 टाइम्स बेटर. और वहीं पे आप अगर 1% वर्स होते जाओगे तो यू विल बी 0.03% ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तो ये हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है वो हमारा टाइम के हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है. तो सेकंड चीज, जो सेकंड स्टेप है जिस पे हम आते हैं और हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यू हैव द राइट माइंडसेट. नाउ व्हाट? जस्ट द राइट माइंडसेट विल नॉट गिव यू अ जॉब, सो यू नीड द राइट स्किल सेट आल्सो. एंड the first thing that you need to do is to figure out कि what skill set you need, क्या exactly आपको skills चाहिए जिस चीज के लिए आप एम कर रहे हो. तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एम कर रहे हो तो आप हो सकते हो कि आप कॉलेज पास आउट हो, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, आप एंट्री लेवल कैंडिडेट हो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ. हो सकता है आप एक मिड लेवल कैंडिडेट हो विद 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. हो सकता है आप सीनियर लेवल कैंडिडेट हो. तो उसके हिसाब से यू नीड टू फिगर आउट कि आपको क्या एग्जैक्टली स्किल्स, आपकी क्या स्किल सेट सबसे अच्छा होना चाहिए, क्या ओके टाइप होना चाहिए और क्या ठीक ठाक चल जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करने की कोशिश की है, तो जो भी फ्रेशर्स पास आउट्स हैं या फिर 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उनको दे मे रिक्वायर ग्रेट कोडिंग स्किल्स एंड ओके काइंड ऑफ सिस्टम डिजाइन स्किल्स एंड गुड बिहेवियरल स्किल्स. हम कवर करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये सारी. और मिड लेवल कैंडिडेट के लिए हो सकता है ग्रेट कोडिंग स्किल्स चाहिए हो, उसको गुड सिस्टम डिजाइन स्किल्स चाहिए और गुड बिहेवियरल स्किल्स चाहिए हो. सीनियर लेवल कैंडिडेट के लिए गुड कोडिंग स्किल्स कैन डू, ग्रेट सिस्टम डिजाइन स्किल्स विल हैव टू बी देयर, ग्रेट बिहेवियरल स्किल्स, बिकॉज उनका रोल ज्यादातर डायरेक्ट करने में होता है और ज्यादातर डेवलपमेंट वाला पार्ट मिड लेवल या एंट्री लेवल कैंडिडेट करते हैं. सीनियर लेवल इज मोर डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ पीपल. तो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू फिगर आउट कि क्या एग्जैक्टली आपका एक्सपीरियंस है और क्या एग्जैक्टली आपको स्किल्स चाहिए. And how you want to achieve those skills, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो कोडिंग स्किल्स एसेंशियली क्या होता है और क्यों चाहिए होता है इन कंपनीज. तो बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉल्व्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. तो एसेंशियली सॉफ्टवेयर डेवलपर का पूरा काम ही है कि वो एक
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज कर दे और डिजिटल कर दे। और वो कैसे करता है? यूजिंग सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स, यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर अवेलेबल टू। तो इसीलिए हमें कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और कोई भी कंपनी इन इन स्किल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, भले आपका माइंड कितना भी शार्प क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बट दे विल टेस्ट यू बेस्ड ऑन योर कोडिंग स्किल्स कि आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कितने अच्छे से डिजिटलाइज कर पा रहे हो, कितने अच्छे से उसको प्रोग्राम कर पा रहे हो। और उसी के लिए हम लोग इतने डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोशिश करते हैं। तो हाउ टू अचीव दीज स्किल्स? तो इसके दो तरीके हैं। वन इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हिच इज एन एक्सीलेंट टूल टू अचीव ग्रेट कोडिंग स्किल्स, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो इसमें बेसिकली यही होता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है और आपको उसको सॉल्व करना होता है विद लिमिटेड टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टूल टू अचीव दिस कोडिंग स्किल्स। And as a college student, you should actually have these skills, and it is a good to have. Or how we can do this is by, so there are multiple practice websites, for example, CodeChef, Podge, A2OJ, HackerRank, HackerEarth, and maybe you guys know some other websites that I don't know. So those all platforms are there. And the second way to do that is कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्स या फिर कुछ ऐसा चाहते हो कि आपको कोई पहले समझा दे कि होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो उसके लिए काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी आ गए हैं। जैसे गीक्स फॉर गीक्स का एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कुछ कोर्स है, कोडिंग निंजा में एक कोर्स है, इसी तरह से ऑनलाइन यूडेमी कोर्स है, या फिर बहुत जगह आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको कोई समझा देगा एग्जैक्टली कि होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। द सेकेंड वे इज टू have a structured self-learning DSLGO program, which is an excellent way to achieve great coding skills. तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? is by reading books, is by having practice websites, structured course. तो ये ज़्यादातर फोकस करते हैं उन प्रॉब्लम्स पे जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती है और इंटरव्यूज वगैरह में पूछी भी जाती है। तो इसमें बेसिकली जो बुक्स होती हैं, उनमें से जो बेस्ट बुक्स हैं आज की डेट में वो हैं Cracking the Coding Interview by Gail Leckman and DSLGO Made Easy, Data Structures Algorithms Made Easy. It is more like a question bank and you should use it as a question bank because थोड़ा सा इसमें disadvantage ये है कि कुछ errors हैं इस book, but as a question bank it gives you a good collection of questions. इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, मैं लिमिट नहीं कर रहा, बट जो मैंने पढ़ा था, जो कंटेंट मैंने कंज्यूम किया था, बस ये वो है। और इसके अलावा और भी बुक्स होंगी किसी को जिसमें भी जो भी उसने पढ़ा है, जिससे भी उसको इंटरेस्ट आता है, तो बुक्स आर अ वेरी गुड वे टू हैव दैट काइंड ऑफ acquire that kind of knowledge. Second is practice websites. Geeks for Geeks has a lot of questions. It is a very great and growing community. So this is a must have, and every job interview aspirant should be having access to Geeks for Geeks. The second thing is there is one more website called LeetCode, InterviewBit, etc. And structured courses are also available for specifically for data structures and algorithms kind of course. So it can be found in Udemy, Coursera, Geeks for Geeks has few programs, HackerRank has, and YouTube channels has. तो इसमें यूजुअली ये जो जितना भी रिसोर्सेज हैं, इसमें कुछ पेड भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। तो इसमें यूजुअली लोग डिबेट करते हैं कि अब हमें फ्री लेना चाहिए या फिर पैसे करके पेड ले लेना चाहिए। तो इसमें कुछ सही गलत तो नहीं है, बट मेरा व्यू इसमें कुछ ऐसा रहता है कि अगर आप कुछ पे करके ले भी रहे हो, इफ यू आर मतलब यू कैन अफोर्ड इट एंड यू आर वेल ऑफ, तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि ये एज एन इन्वेस्टमेंट हमें देखना चाहिए अपने आप में। और अगर हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर गेटिंग गुड स्किल्स। इफ वी आर गेटिंग गुड स्किल्स, premium skills, then we will be able to provide premium service, and if we are providing premium service, then we will be paid better by the industry in the market. तो ये मेरा थॉट है, बट इसमें अगेन कुछ सही गलत नहीं है। अगर बेसिकली आपके ब्रेन को कुछ फीड करना होता है तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके स्टमक को कुछ फीड करना होता है, हम फूड लेते हैं। तो जब फूड हम कंज्यूम करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कहीं फ्री लंगर चल रहा हो या कहीं मंदिर में जाके बैठ जाता है, तब हम अच्छे से अच्छा डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं या ये सब कर देते हैं। तो फिर ब्रेन जब कंज्यूम करता है इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी प्रीमियम कंटेंट देने में अगर हम दे सकते हैं तो प्रोवाइड करना चाहिए। ये मेरे थॉट्स हैं, बट
अगेन इसमें कोई सही या गलत नहीं है. सेकेंड थिंग, हाँ, तो जो सेकेंड स्किल है जो मोस्ट ऑफ द कोडिंग इंटरव्यूज दे रिक्वायर इज दैट सिस्टम डिजाइन स्किल्स. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल यू मे और मे नॉट रिक्वायर हाई लेवल सिस्टम डिजाइन स्किल्स, but more often than not you will be asked low level system design skills. So low level system design क्या होता है is basically object oriented programming and how do you make class diagrams, how do you write code, how do you structure your code. So वो सारी चीजें कवर होती हैं low level system design में. और आप कैसे अपने सिस्टम को हाईली परफॉर्मेंट, स्केलेबल, रिलायबल और बहुत ज्यादा गूगल जितना बड़ा या फेसबुक जितना बड़ा या माइक्रोसॉफ्ट जितना बड़ा लेवल पे कैसे लोग उसको कंज्यूम करेंगे और आपका सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं हाई लेवल डिजाइन. ये स्किल क्यों चाहिए होती है? इट इज बिकॉज कि इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डे टू डे लाइफ ही हैज टू कॉन्स्टेंटली मेक डिसीजंस टू बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंंस, स्केलेबल एंड रिलायबल सिस्टम. तो उसको हर वक्त ये चॉइस लेनी होती है कि क्या सॉल्यूशन लिया जाए जिससे कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो हाईली परफॉर्मेंट भी हो, स्केल भी हो सके, रिलायबल भी हो और रोबस्ट भी हो. तो इसीलिए ये स्किल्स देखी जाती हैं ताकि आप अच्छा स्ट्रक्चर्ड कोड लिख सको और आप अच्छे डिसीजंस ले सको इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स. अब ये वाली स्किल को गेन करने के लिए भी काफी सारे तरीके हैं. बुक्स, प्रैक्टिस वेबसाइट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. तो अगेन इसमें बुक्स जो लो लेवल डिजाइन के लिए जो मैंने पढ़ी थी वो थी हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स. तो ये काफी अच्छी बुक है फॉर बिगिनिंग योर जर्नी इन लो लेवल सिस्टम डिजाइनिंग. प्रैक्टिस वेबसाइट्स में एक highscalability.com आता है जो कि हाई लेवल डिजाइन पे कॉन्सेंट्रेट करता है. Geeks for Geeks में काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं लो लेवल हाई लेवल के दोनों के. बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे हो आप लोग. अगर आप कॉलेज पास आउट हो तो nobody will expect you to know much about high level system design skills, but they will expect you to know a lot about low level system design skills. और low level से मेरा मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. तो और अगर आप किसी मिड लेवल पे हो 0 से 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 से 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो यू विल आल्सो बी रिक्वायरिंग सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई लेवल डिजाइन. अगेन कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी हैं हाई लेवल डिजाइन के लिए, जैसे ग्रॉकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू हाई लेवल सिस्टम डिजाइन के लिए, ग्रॉकिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू. These are available on educative.io. Again, you can find some courses in Udemy, Coursera, YouTube channels, etc. Or whatever. These are the ways that I have covered that I know of. But if you have other ways, then you can use that also. But fundamental हमारा ये है कि हमें ये स्किल चाहिए और हमें कोडिंग स्किल चाहिए. ये दो स्किल्स हमें चाहिए. कैसे आप एक्वायर करते हो डजंट मैटर. पेड कोर्स से करते हो, फ्री कोर्स से करते हो, किसी से सीखते हो, किसी बुक से पढ़ते हो, डजंट मैटर. थर्ड जो 2.3 जो हमारा स्किल्स है जो हमें चाहिए होती है वो होती है बिहेवियरल स्किल्स. बिहेवियरल स्किल्स बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि when you join a company as a software developer, so you join a team essentially, and in that team there are a lot of people that you have to deal with. They are difficult people, there are different situations, there are difficult managers. तो आप उन सब से कैसे डील करते हो डे टू डे लाइफ में, ये आपकी बिहेवियरल स्किल्स डिफाइन करते हैं. और हाउ टू एक्वायर बिहेवियरल स्किल्स, तो ये एसेंशियली सबको आई जाती है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद. बट अगर आप एक कॉलेज पास आउट हो और आपको नहीं पता कि क्या होता है इस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो ये बेसिकली एचआर मैनेजर या मैनेजरियल राउंड जिसको बोलते हैं ये वो है. और इसमें एक माइंडसेट होता है इंटरव्यूअर का जो वो टेस्ट करना चाहता है और वो आपको जज कर रहा है बेस्ड ऑन सर्टेन सिचुएशंस. ही विल गिव यू अ सिनेरियो एंड ही विल आस्क यू कि how would you react on at this scenario, or if you have some experience, so they will ask you questions about your past experience, and based on your answer he will try to judge what is your nature, how will you deal with a team. So बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते इस पे और कुछ भी बोलाते हैं और एक्चुअली वो बिल्कुल अगेंस्ट काम कर जाता है हमारा, और कितने भी टेक्निकल राउंड्स हमने अच्छे ना दिए हो, बट कई कंपनीज इस पे इतना ज्यादा फोकस करती हैं कि मतलब इट इज अ रेड फ्लैग फॉर देम कि दिस कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन टीम. तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड टू पास दीज बिहेवियरल इंटरव्यूज इज दैट, ये अगेन ऑप्शनल होता है, कई कंपनी शायद लेती भी नहीं है, बट अगेन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो
lot of YouTube videos and articles are available जिससे कि आप ये समझ सकते हो कि बिहेवियरल इंटरव्यू में अप्रोच कैसे करना चाहिए, किस क्वेश्चन का क्या आंसर वो इंटरव्यूअर ढूंढ रहा है और उसको कैसे आंसर करें. और द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एंड द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू इज टू आप काम कर सकते हो कि आप जितने भी पॉसिबल इंटरनेट से जितने भी आपको पॉसिबल बिहेवियरल क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाओ और बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन हाउ यू वुड रिएक्ट इन दिस सिचुएशन, उसका एक आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखो. और एक स्ट्रेटेजी होती है स्टार मेथोडोलॉजी. इसका मतलब होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. तो कोई भी आप किसी भी बिहेवियरल क्वेश्चन का आंसर जब करते हो तो उसका आंसर एज अ स्टोरी के फॉर्म में होना चाहिए. एज अ स्टोरी इन द सेंस कि आप कैसे रिएक्ट करोगे या आपने कैसे रिएक्ट किया था. और वो स्टोरी का फॉर्मेट ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सप्लेन द सिचुएशन कि ये सिचुएशन थी, उसके बाद टास्क कि ये आपका टास्क था, उसके बाद एक्शन कि ये आपने किया, और उसके बाद रिजल्ट कि इससे ये आपको अचीव हुआ. तो ये एक मेथोडोलॉजी, एक फ्रेमवर्क है जिससे कि सारे बिहेवियरल आंसर्स को आंसर किया जा सकता है. एंड द बेस्ट वे इज कि आप सारे क्वेश्चंस ढूंढो नेट से और उसके बाद उसका एक प्री प्रिपेयर करके आंसर रखो, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे इंटरव्यूअर तो आप उसका तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर कर पाओ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट. मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट बट यू शुड नॉट डू इट. मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आई कैन शेयर. A lot of these questions revolve around the core values of the company and it differs from company to company. तो बेसिकली हर कंपनी की कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, 4 या 5, अमेजन की 10 है. तो इसमें वो सारे क्वेश्चंस जो कंपनी आपसे पूछेगी वो सारे ये मेजर करने की कोशिश करेगी कि आप उस एनवायरनमेंट में उस कोर वैल्यूज के साथ फिट हो पाओगे या नहीं, कल्चर फिट हो पाओगे या नहीं. तो दैट इज व्हाट दे विल ट्राई टू एनालाइज इट. Fourth part is now you have good coding skills, good system design skills, good behavioral skills. तो अब एक और स्किल होती है बहुत ही इंटेंजिबल से स्किल है ये. तो इसको बोलते हैं इंटरव्यूइंग स्किल्स, कि आपको सब आता तो है बट आप उसको एक्सप्रेस कैसे करो और इंटरव्यू में तो बताओ कैसे, ताकि इंटरव्यूअर समझ पाए कि हाँ आपको यू आर अ गुड कैंडिडेट. तो उसमें अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोडिंग के टर्म्स में बात करें, कोडिंग इंटरव्यूज के टर्म्स में, तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट ये नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर लिख के चल. तो ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द इक्वेशन. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जिसपे आपको इंटरव्यूअर जज कर रहा है. और वो स्किल्स क्या होती हैं? वो होती हैं जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन योर थॉट प्रोसेस, कि आप उस सॉल्यूशन पे पहुंचे कैसे, क्या क्या आपने सोचा, क्या क्या किस तरह से आप उस फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचे. वो जज कर रहा है आपको ऑन योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. जिस तरह से आप उस सॉल्यूशन पे पहुंचे वो अपने इंटरव्यूअर को समझा पाए आप अच्छे से या नहीं, वो भी एक फैक्टर होता है. आपने कितना टाइम लिया, आपका कोड कितना एक्यूरेट था, कितने एज केसेस आपने कवर किए, एंड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिंट्स एंड मूव फॉरवर्ड. सो आपको देखना होता है और सबकी एक एक वेटेज होती है. तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे और इंटरव्यू में कुछ नहीं बताओगे आपने कैसे किया, तो आपको उस पैरामीटर पे तो 100% मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन सारे जो बाकी अदर सारे पैरामीटर जो आपने छोड़ दिए उसमें आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे. और हो सकता है फिर कोई और कैंडिडेट जिसने शायद 100% सही सोल्यूशन नहीं दिया था बट उसने सारे पैरामीटर्स को अच्छे से कवर किया था, तो शायद वो पास हो जाए और आपका पास नहीं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है. So interviewing skill is a different kind of art which you can master, and the best way to master is that कि you take as many interviews as possible. तो उसका क्या तरीका होता है, या तो आप मॉक इंटरव्यूज दो या फिर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में इंटरव्यू दो. तो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है आज की डेट में. तो जैसे इंटरव्यू बेट प्रोवाइड करता है मॉक इंटरव्यूज, एक साइट होती है prem.com, इसमें भी आप मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो. तो इससे होता क्या है कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, किस तरह से आप थॉट्स प्रोसेस कर रहे हो, किस तरह से आप प्रेशर सिचुएशन में सॉल्व कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये नहीं कर पा रहे हो, टाइम बाउंड होके कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये सारी स्किल सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यूज से ही डेवलप होती हैं. अदरवाइज होगा क्या कि एट द मतलब आपके पास स्किल्स तो सारी आप सॉल्व भी कर सकते थे, बट उस दिन जिस दिन इंटरव्यू होना था उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको टाइम ज्यादा लग गया, या जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाए क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं थी. तो क्वेश्चन आते हुए भी आपका शायद इंटरव्यू खराब हो जाएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं इंटरव्यूइंग स्किल्स की.
तो ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोडिंग इंटरव्यू के टर्म्स में अगर हम सिर्फ बात करें तो जो चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए अगर कोई कोडिंग को प्रॉब्लम आती है उसको अप्रोच कैसे करें कोडिंग इंटरव्यू में, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझनी चाहिए, अच्छे से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये सारी चीजें पहले क्लैरिफाई करनी चाहिए, अच्छा टाइम लगाना चाहिए इसमें भी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड में होता क्या है कि कुछ चीजें रह गई या फिर कुछ चीजें हमने गलत समझ के सॉल्व कर दिया पूरा और वो नेगेटिव रेड फ्लैग होता है। सेकंड थिंग इज कि कम अप विद अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। एक अप्रोच आप बता दो, जितनी ज्यादा अप्रोच बताओगे उतना बेटर है और उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उसके बाद ऑप्टिमाइज उसको करने में टाइम लगाओ। एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बता दिया इसका मतलब आप सॉल्व तो कर पा रहे हो, अदरवाइज अगर आप नहीं बताओगे तो इंटरव्यू को लगेगा शायद आपको आता ही नहीं। तो इसीलिए एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बनाना जरूरी होता है। उसके बाद इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि अदरवाइज सारा टाइम आपका इसी में चला जाएगा और ऑप्टिमाइज करने में टाइम कम मिलेगा आपको। तो उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए आपका सारा सॉल्यूशन और अभी तक आपको कोड नहीं लिखना चाहिए। अभी सिर्फ एक अप्रोच की बात कर रहे हैं। जब अप्रोच फाइनल हो गई, इंटरव्यूअर पे समझ में आ गई, उसके बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग कोड एंड वंस यू हैव अ सॉल्यूशन कन्वर्ट इट इनटू कोड, ऐड टेस्ट केसेस, कुछ एक सैंपल टेस्ट केसेस से ट्राई रन करके देखना चाहिए सारे बेस केसेस सारे एज केसेस कवर हो रहे हैं नहीं, और उसके बाद हमें सबमिट कर देना चाहिए। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि कोडिंग इंटरव्यूज में मतलब काफी हद तक काम कर जाता है और इन सारे पैरामीटर्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। थर्ड स्टेप इज कि नाउ दैट यू हैव द राइट माइंडसेट इन द रिक्वायर्ड स्किल सेट to get your dream job, you need a game plan to get more and more interview opportunities. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अभी यू आर रेडी टू टेक इंटरव्यू, यू आर रेडी टू क्रैक इंटरव्यू, बट द प्रॉब्लम इज कि आपको कोई अप्रोच नहीं कर रहा, आपको रिक्रूटर अप्रोच नहीं कर रहा या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप ही को देखना है, आप ही को संभालना है अपने लिए। तो कैसे आप उसको कर सकते हो, तो अभी रिक्रूटर को नहीं पता कि आपके पास राइट माइंडसेट भी है, राइट स्किल सेट भी है। अभी तो ही इज जस्ट सीइंग योर एप्लीकेशन एज जस्ट अनदर एप्लीकेशन, उसके पास दिन की हजारों एप्लीकेशन आती है। तो उसमें हमारा पार्ट जो इम्पोर्टेंट बनता है प्ले करना वो है कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सीवी एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज़ दीज आर द टू मोस्ट पावरफुल टूल्स व्हिच विल स्टैंड योर एप्लीकेशन आउट। तो एक स्ट्रॉन्ग सीवी तो आपको चाहिए ही चाहिए ताकि कोई भी रिक्रूटर अगर आपका सीवी देखे तो कम से कम वो उसको कंसिडर तो करे, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, बट आप पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर ही नहीं हुआ क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये भी मतलब योर कंप्लीट कैरियर इंक्लूडिंग योर स्किल सेट, योर माइंड सेट एंड दिस गेम प्लान, दिस इज ऑल इन योर हैंड्स, कोई आपके पास आएगा नहीं। अब इसमें क्या चीजें रहती हैं कि काफी काफी टाइम तक हम जब कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं तो हम ज्यादातर रिलाई करते हैं डायरेक्ट प्लेसमेंट्स पे, जो कंपनीज आती हैं, जो कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो वो एक पार्ट रहता है, बट अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो बहुत सारे केसेस में इंटर्नशिप आपको मिल जाती है, उसके बाद आपको पीपीए मिल जाता है। तो वो ज्यादातर केसेस इनडायरेक्ट होते हैं जिसमें आप खुद से अप्लाई करते हैं कंपनीज के लिए। तो वो आप कैसे कर सकते हो, इट्स बाय बिल्डिंग अ ग्रेट सीवी एंड अ ग्रेट लिंक्डइन प्रोफाइल। तो वो कैसे करें, उसके लिए दो पार्ट्स होते हैं। एक तो द एस्थेटिक्स एंड कंसाइजनेस ऑफ योर सीवी। आपका सीवी बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। द गुड प्रैक्टिस इज कि आपका वन पेजर होना चाहिए सीवी और कंसिस्टेंट यूजेज ऑफ फॉन्ट्स एंड इंडेंटेशन होना चाहिए उसमें, क्योंकि इसी के बाद कोई आपका पढ़ने जाएगा रिक्रूटर। उससे पहले तो वो 4 पेज का सीवी देख के पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यूजुअली 6 सेकंड से ज्यादा कोई लगाता नहीं है किसी सीवी में। कंटेंट पार्ट में जो भी आप लिख रहे हो इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, इट शुड पोर्ट्रे यू एज अ अचीवर नॉट अ डूअर। बहुत सारे लोग बस लिख देते हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, बट वो अचीवमेंट्स नहीं लिखते या फिर उसको इस तरह से नहीं लिखते कि वो एज अ अचीवमेंट लिखे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज यू आर यूजिंग। तो उसको ऐसे लिखो कि आप एज अ अचीवर बन के सामने आओ, ना कि एज अ डूअर, तो विच हेल्प्स यू अलॉट। थर्ड थिंग इज कि अब आपके सीवी में ऐसा क्या लिखा हो या फिर ऐसा क्या किया हो आपने जिससे कि, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप किसी टायर 1 कॉलेज से नहीं हो या फिर आपके पास कोई और चीज नहीं है आपको स्टैंड आउट करने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपका सीवी स्टैंड आउट करता है। तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें लिखी है मैंने, बट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू एंड यू नो बेटर।
तो उसमें जैसे कुछ चीजें आप कर सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट इज दैट की कंट्रीब्यूट टू सम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, बिल्ड अ ऐप और बिल्ड अ वेबसाइट और बिल्ड एनीथिंग फॉर योर ओन इंटरेस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो उसको आप बिल्ड करके गिटहब प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हो और गिटहब प्रोफाइल में आप उसका सारा कोड वगैरह जो भी आपका वर्क है उसको रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो और सीवी में डाल सकते हो। दूसरी चीज, आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रैंक किसी अच्छी वेबसाइट पे सिक्योर कर सकते हो, हैकर रैंक, कोडशेफ, स्पॉज और भी जो भी वेबसाइट्स होती हैं उस पर एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो, अच्छी रैंक, अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। थर्ड इज कि ग्रो योर प्रोफाइल बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी। तो फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म सच एज स्टैक ओवरफ्लो, तो ओपन सोर्स कम्युनिटी से ही चलते हैं ये, तो उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो कि कंसेस करके, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। Fourth is get good internships. Always keep applying to companies for internships क्योंकि that is relatively easier than securing a job. तो उसमें आप कहते हैं if you have a good internship experience या जो भी industry experience it stands you ahead of the game. Next thing is कि use the same philosophy to build a strong LinkedIn profile क्योंकि सारे recruiters almost आपकी LinkedIn profile पे देखते ही हैं। और सैम्पल टेम्पलेट एक है मेरे पास जो कि आप एज अ सीवी यूज कर सकते हो और वो है कुछ इस तरह से। दिस इज द वन पेजर इन विच एजुकेशन, लिंक्स, कोर्स वर्क, स्किल्स, experience, research, awards, publication, these kind of things are portrayed, and this is a one pager. Consistent usage of fonts, indentation and everything is there. So this kind of template you can create. It is well recognized by very big companies as well. So it is kind of a good template which you can use. Okay, so the next thing comes is you have a good profile and everything that you require to get a job or crack a job that you have. But now, how do you get more and more interview opportunities? तो उसका एक structured तरीका जो मैं follow करता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो कि एक लिस्ट ऑफ कंपनीज बना सकते हो जो कि आपको इंटरव्यू, जिनके साथ आपको इंटरव्यू करना है या फिर जो भी आपकी एम्बिशियस कंपनीज है, और उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सेफ कंपनीज विच आर इजी टू क्रैक, मॉडरेट कंपनीज एंड एम्बिशियस कंपनीज। तो फॉर एग्जांपल द बिग फोर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, फेसबुक एंड कंपनीज। सो अब इसमें once you have a list, once you have a प्रोफाइल रेडी एंड एवरीथिंग इज देयर, तो आप इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हो सेफ कंपनी से। तो जिससे क्या होगा कि आपकी इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और ग्रेजुअली यू कैन मूव टुवर्ड्स द एम्बिशियस कंपनीज। अब हाउ टू अप्लाई टू अ कंपनी, सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ कंपनीज। अब इसमें एक कंपनी आपने उठाई और उसको आपको कैसे उससे कॉल है या कैसे है, तो उसके 2-3 तरीके तो ये होते हैं कि आप डायरेक्ट कंपनी पे जाके अप्लाई करो या फिर उस कंपनी के रिक्रूटर को लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करो और एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू वर्क इन योर कंपनी ड्यू टू these रीजंस, इंक्लूड अ कवर लेटर इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। तो इसकी जो सक्सेस रेट होती है बहुत कम होती है। तो बहुत लोग बोलते हैं हम करते तो हैं बट कुछ होता नहीं है, बट सक्सेस रेट इसकी बहुत कम होती है। अगर 1% भी है तो आपको 100 एप्लीकेशंस में एक एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो दैट इज फाइन, मतलब जस्ट कीप ट्राइंग। तो उसमें कोई और तरीका नहीं है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कनेक्शन नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आपको किसी भी कंपनी में अगर कोई रेफरल चाहिए तो आप उसको डायरेक्टली बोल पाओ, और अगर नहीं भी है तो आप डायरेक्टली, मतलब वर्स्ट केस में आप कहते हैं किसी को ढूंढ सकते हो, किसी सेकंड लेवल कनेक्शन, थर्ड लेवल कनेक्शन या कैसे भी करके, और उसको बोल सकते हो कि आप मुझे रेफर कर दो इस कंपनी में बिकॉज आई हैव अ गुड प्रोफाइल। अब उसको समझाओ कि दिस इज व्हाई, मतलब इट इज वर्थ योर टाइम क्योंकि आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, दिस इज माय प्रोफाइल, शो देम योर प्रोफाइल। तो दिस इज द थिंग। सो लास्ट थिंग इज कि अगर आप ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो और टाइम देते हो उसको, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इट्स अ मैटर ऑफ इफ यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम जॉब, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट इट, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। ओके, सो अचिंत्य, क्यू एन ए स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन है।
यहाँ शुभम करते हैं, आप चैट में देख लो, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने, तो एक बार उनको आंसर कर दो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन तो ये है कि कैन वी एक्सेस गीक्स फॉर दी पेड कोर्सेज फॉर फ्री। तो इसका तो आंसर मतलब नहीं है, बट लेकिन आप कर ये सकते हो कि अगर आपके पास 2 3 4 लोग हैं आपके साथ जो कि उस कोर्स को करना चाहते हैं, तो फिर आप कॉन्ट्री करके एक मतलब बहुत ही नॉमिनल सा, जैसे 1 या 2 हजार रुपए का कोर्स होता होगा, तो उसमें अगर आप 5 लोग हो गए और आपने कॉन्ट्री करके अगर 4 4 सौ रुपये मिला करके या जैसे भी करके आपने अगर उस कोर्स को किया, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्रेडेंशियल। ये उनके लिए ठीक नहीं है जिनका कोर्स है, बट आप ये कर सकते हो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट। बट फ्री में तो वो मिलना शायद मुश्किल होता है, फ्री में तो नहीं होता है, और इट इज रॉन्ग ऑल्सो, नहीं है। Second is how to practice on websites like CodeChef. So CodeChef is basically a website for competitive programmers. So competitive programming skills बहुत अच्छी करने के लिए ये वेबसाइट्स हैं, CodeChef, HackerRank, Spoj. तो how to practice से तो मतलब the only answer is to have a discipline, and एक क्वेश्चन एक दिन में नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन के लिए 1 हफ्ता लो आप इनिशियली, फिर 1 हफ्ते में मतलब पूरा टाइम आप कहते हैं एक क्वेश्चन आप पहले गोल बना लो कि 1 हफ्ते में मुझे एक क्वेश्चन तो करके देना ही। फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर दो कि 2 दिन में एक क्वेश्चन करना है, फिर एक दिन में एक करना है, और इस तरह से धीरे धीरे जब आपकी चीजें समझ में आने लग जाए, तो फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। इफ आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेंटली, तो इसका आंसर यही है। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल नए हो, तो पहले समझो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग लोग क्यों करते हैं, क्या क्या रीजन है। जैसे अगर आप कॉलेज पास आउट हो तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो आपको कोडिंग स्किल्स भी चाहिए जो आपके पास नहीं है शायद अभी, दूसरा रीजन कि आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको किसी अच्छी कोडिंग वेबसाइट पे अच्छी रैंक या फिर अच्छे स्कोर चाहिए। तो इसीलिए इन 2 रीजंस की वजह से आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इट्स जस्ट अ टूल टू एक्वायर coding skills, and it's a good to have thing. Third is so is competitive programming necessary if I want to learn ethical hacking? सो एथिकल हैकिंग के लिए कोई मस्ट नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोडिंग स्किल्स में भी मस्ट हैं। तो कोडिंग स्किल्स को तो हमने देखा कि 2 तरीके हैं, या तो कोई अच्छे से किसी बुक से डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को पढ़ के नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बेसिकली। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसकी और अच्छे से कैसे और जल्दी या और एक्यूरेटली मैं कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू, विच competitive programming helps in that, to hone your coding skills. But to develop your coding skills for ethical hacking, you can just learn it somewhere. So that is not an issue. It is not a must. It is a good to have. Kindly share your experience of working at Microsoft in brief. So my experience has been good so far, and as I said, I am working in a team called Mixer. So it is a cool kind of team, because so far अभी तक इंडिया में कोई माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग वाली टीम नहीं थी। तो एक्सबॉक्स वाला जितना भी डिपार्टमेंट है, वो अभी तक इंडिया में किसी भी डेवलपमेंट सेंटर में एक्सबॉक्स वाला डिपार्टमेंट या उसकी कोई टीम या उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो दिस इज फर्स्ट टाइम कि इंडिया में वी आर हैविंग दिस एक्सबॉक्स प्रोडक्ट मिक्सर, एंड बेसिकली व्हाट इट डज इज इट इज अ प्लेटफॉर्म इन विच यू कैन go and stream while playing a game. So video games जो streamers होते हैं, जैसे lot of you might be interested in that and may be aware of that Ninja, Shroud. These are gaming personalities, big gaming streaming personalities. So these people come and stream on our platform, and people watch these streams.
तो इट्स अ कूल काइंड ऑफ टीम एंड कूल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो अभी तक तो इट इज गोइंग स्मूथली. What kind of project should we do as a beginner? Any kind. So this is a question, sir. What kind of projects we should do as a beginner? So any kind of projects. First, if you are a beginner, so have a good understanding of what is the capability of coding. तो कोडिंग से आप क्या क्या किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, क्या क्या कर सकते हो, वो आपको जैसे गुड अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि बहुत बहुत कूल चीजें भी हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ML, AI. बट एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो कोई बहुत ही डमी ई कॉमर्स, जैसे बहुत ही क्लीशे प्रोजेक्ट हो गया, एक शॉपिंग कार्ट या फिर कोई भी एक प्लेटफॉर्म बना करके एक लॉगिन फंक्शनैलिटी बना दी. तो वो एज अ प्रोजेक्ट यू कैन बिल्ड. तो उससे हेल्प ही होगी आपको कि धीरे धीरे मतलब आपको चीज़ों का आइडिया लगने लग जाएगा. लो लेवल सिस्टम डिजाइन स्किल्स आ जाएंगी, अगर रिक्वायर्ड है तो हाई लेवल भी आ जाएंगी. यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ SQL एंड नो SQL, व्हेन टू यूज SQL एंड नॉट SQL. तो अगर नॉट एज अ प्रोजेक्ट तो एज अ फंक्शनैलिटी यू कैन पिक थिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. जब आपको इंटरेस्ट आने लगे तो टेक मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ऑन देम. उसके बाद you can go to open source platforms in which you can contribute. So that is also something very interesting. Which should be first priority developing skills? These Spring, Django, etc. or coding skills. So this is I think Spring and Django. So these are frameworks in which so Java के लिए जैसे framework होता है Spring. Using Spring basically we build products. तो Spring कुछ नहीं है, बस एक फ्रेमवर्क उसने प्रोवाइड कर दिया जो कि आपको हेल्प करता है एक वेब एप्लीकेशन बनाने में इफेक्टिवली, क्योंकि आधे से ज्यादा कोड तो वो खुद ही प्रोवाइड कर देता है. तो ये एक प्लेटफॉर्म है. तो कोडिंग स्किल्स डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कोडिंग स्किल्स. अगर आपको कोडिंग करना आता है तो आपको फ्रेमवर्क यूज करना है. जेंगो और स्प्रिंग कुछ नहीं है, बस एक फ्रेमवर्क है. तो अगर आप कोडिंग, आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कंप्यूटर कोडिंग में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो ये स्प्रिंग और जेंगो बस एक फ्रेमवर्क्स हैं जो आप यूज करना आज नहीं तो कल सीख ही पाओगे अपने आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप जब काम. सो इफ वी आर गुड इन वन, इज इट इनफ? If you mean framework, then yes, it is totally enough. If you are good in one framework, either Spring or Django, so you are fine. You don't need to learn all the frameworks that are available. Have one expertise in a programming language. If you have expertise in Python, so Django अच्छे से समझ लो. If you have expertise in Java, so Spring अच्छे से समझ लो. Be a master of one rather than a jack of all trades. Should we do an internship in second year? So why not? It will just stand your application apart. कि आपके पास 2 internships हैं, अगर आपको opportunity मिलती है तो definitely आपको करनी चाहिए. It's a very good use of time. You will be already ahead of the game from most of the people. You will be having some kind of industry experience. So that will help you shape your next 2 years, the third year and final year. So Sachinder says, I mean CP or developing skill. CP is competitive programming or developing skill. So I think developing skill आती ही तब है जब आपके पास coding skills होती है. Isn't that correct? तो essentially आपको दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको कोडिंग स्किल्स को होनी चाहिए, क्योंकि वही यूज करके तो आप डेवलप कर रहे हो प्रोग्राम. बेसिकली ये सिस्टम डिजाइन का पार्ट हो गया. दोनों पैरेलली भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी प्रायोरिटी शायद पहली कोडिंग स्किल्स होगी. डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट प्रायोरिटी. कैन यू टेल द नेम्स ऑफ सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी कैन डू? तो दिस इज एंटायरली अप टू यू. अभी तो बहुत सारे, मैं कुछ क्लिशेस बता सकता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, शॉपिंग कार्ट, रेसिपी एप्लीकेशन हो गई, या फिर कोई ब्लॉग, कोई भी अगर आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो, या फिर वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म. बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में हमारे पास 3-4 तरीके की चीज़ें होती है. टेक्स्ट होता है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, इमेजेस होती है. इन्हीं सबको यूज करके प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं. तो अभी अगर आपको कुछ पॉडकास्ट
वाला सिस्टम बनाना है तो आप वो बना सकते हो। उसमें बहुत सारी अब जैसे एलेक्सा स्किल्स या फिर आपने अमेजोन पे या माइक्रोसॉफ्ट पे देखा होगा तो उनमें AWS काफी सारी ML और AI की APIs प्रोवाइड करता है, तो आप उसको यूज करके कुछ बहुत कूल बना सकते हो जिसमें आपको ML AI का कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस API यूज करके वो ऑलरेडी जो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है उससे कुछ कूल सा बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल बताता हूँ जो मैंने बनाया था। तो AWS की एक स्किल होती है पॉली करके, तो वो एक टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट कर सकती है, तो आप कुछ भी बोलोगे तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देगी और उसकी APIs होती है। तो अब इससे आप कोई भी कूल सा आइडिया या कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी फीचर कहीं पे भी लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी एप्लीकेशन फ्रंट एंड बनाया आपने, कुछ भी टाइप किया और उसको एंटर कर दिया, तो वो दोनों ही टाइप की फंक्शनलिटी होती है, इट वर्क्स बोथ वेज, और वो आपको स्पीच में कन्वर्ट करके दे देगा, मशीन मशीन वॉइस होगी वो, और दैट टेक्स्ट दैट यू हैव रिटन दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑडियो। तो आई थिंक दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर। अचिंत्य ने लास्ट क्वेश्चन डाला है कि काइंडली शेयर डिटेल्स अबाउट योर जीनियस। सो आई थिंक अचिंत्य ये तो आपको डिस्कस करना चाहिए क्योंकि हेड तो आप ही थे। तो कह सकते हो if I program in Android, what can I extract all the data devices is connected? So तरुण जो आपने क्वेश्चन पूछा है if I program in Android, so I think इसका बेस्ट आंसर देने के लिए गूगल है। मेरे पास अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ऐसी क्या स्किल्स या ऐसा क्या मार्केट में APIs अवेलेबल है सर। जो कि हाँ तो वो प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा था, जैसे 4th ईयर में हम इंटरव्यू में दिखाएंगे प्रोजेक्ट, तो ऐसा बना सकते हैं? हाँ डेफिनेटली साउंड्स गुड। मतलब यू डू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। तो अगर वो आपको पता है और ये भी पता है कि कैसे अचीव कर सकते हैं तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सर। तो आई थिंक अचिंत्य सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। 50 minutes There's one last question: how to make up for a branch changer? So please share some tips for that person. branch changer, how to make up for a branch changer. अच्छा, तो if you are in a different kind of stream and you want to switch your branch to CSIT, तो इसमें एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज कि सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना नहीं, पड़ेगा ब्रांच चेंज हो चुकी है, ब्रांच हैज बीन चेंज्ड। तो वो पूछना चाह रहा है कि मतलब जो गैप आया है 1-2 साल का, तो उसे कैसे कोप अप करें? इट डजंट इवन मैटर। तो अच्छा। उसमें जो अगर अगर आपने 2 साल बाद चेंज करी है तो अभी तक तो शायद वो सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपनी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं एज अ फ्रेशर। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हो गया, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है और एक नेटवर्किंग होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। सिर्फ और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कोई भी कंपनी आके पूछेगी। तो अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका मिस हो गया किसी सेमेस्टर में जो कि आपने नहीं करा है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लर्न दैट। और अगर नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में वो कवर होने वाले हैं तो यू डोंट नीड टू वरी। दिस इज जस्ट फॉर मतलब कंसिडरिंग कि आप एक इंटरव्यू प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि दीज आर ओनली थिंग्स दैट आर गोइंग टू मैटर। अदरवाइज जो बाकी सारे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो CGPA और परसेंटेज गेन करने के लिए किए जाते हैं, तो वो तो आप जिस पुरानी ब्रांच में होगे तो उसमें आपने ऑलरेडी पास करी थी। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है और आपको एज अ स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दिक्कत आ रही है, जैसे अगर आपने कोई बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट मिस कर दिया है जैसे सी प्रोग्रामिंग या फिर जावा प्रोग्रामिंग या पाइथन या जो भी था, तो वो प्रोग्रामिंग का तो आप कैसे भी से कर सकते हो टेकिंग द एग्जाम। तो सिंपली बस हैव अ कमांड ओवर वन गुड लैंग्वेज, C programming, or at least one object oriented programming. So for example Java, C++, any one good object oriented programming, have a command on that language, and then
if you have missed in case it's computer programming, computer networking, operating systems, data structures and algorithms, and database management systems. So if you have missed any of these four subjects, then uh, matlab, use the internet to learn about that subject. Otherwise, I don't think कि anything else you will need. क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो जो CSIT में भी थे वो सब पढ़ के भूल गए होंगे अब तक, तो वो कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा नहीं मेरे हिसाब से. Is C programming still worth it? तो C programming is a great way to start learning programming. तो उसमें object oriented concepts नहीं होते, तो ये और simplify कर देती है. C programming procedural programming है, तो simply for loop, if condition और structural तरह से कैसे कोड लिखते हैं, कोडिंग क्या होती है बेसिकली, तो वो और इसका सिंटेक्स भी बहुत ही आसान होता है. तो टू लर्न प्रोग्रामिंग देन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इज न्यू टू इट. तो सी programming still makes a lot of sense to start learning your programming journey. After that, you need to learn object-oriented programming. But object-oriented programming की दिक्कत ये होती है कि उसके syntax इतने बड़े होते हैं, तो कई लोग अगर as a first language उसको पढ़ रहे हैं तो उनको काफी दिक्कत आती है, क्योंकि syntax इतना सारा होता है और object-oriented concept होते हैं समझ. So Python or C++. So there is actually, I am not skillful enough to answer it. और actually it is very subjective question कि Python होना चाहिए C++, उसका कोई सही आंसर है भी नहीं मेरे हिसाब से. दोनों ही लैंग्वेजेस की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, और आपको जो इजीली एक्सेसिबल है या फिर जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, वो आपको एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट पकड़ के कर लेनी चाहिए. रादर देन ट्राइंग टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस, आई वुड सजेस्ट कि एक कोई भी लैंग्वेज, पाइथन, C++, जावा, ऑल आर गुड. लैंग्वेज के हिसाब से आपका करियर कभी डिसाइड नहीं होगा. आई वाज अ जावा डेवलपर. व्हेन आई जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट आई हैड टू शिफ्ट टू C#, सो आई एम लर्निंग C#, सो दैट इज ऑल फाइन. Yep. Anything else? Okay, cool. So thank you so much all for joining, and we had a good session. I hope everybody learned something today.